हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आज मैं लेके आई हूँ इसका लेक्चर 4, जिसके अंतर्गत हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस टॉपिक के ऊपर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे हैवी पार्टिकल्स की। ठीक है, कोई भी हैवी पार्टिकल है जो कि मूवमेंट कर रहा है, जैसे कोई गिरता हुआ पत्थर हो या कोई चलती हुई कार हो। ठीक है, ये हैवी है। क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा है और ये मूवमेंट भी कर रहे हैं। कार चल रही है, पत्थर गिर रहा है, इट मीन्स उनमें मूवमेंट हो रहा है। तो इनको तो हम समझा सकते हैं किस आधार पर? न्यूटन के गति के नियम पर आधारित क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर इनको समझाया जा सकता है। क्योंकि इनमें कणीय प्रभाव बहुत अधिक होता है। इट मीन्स इनके अंदर पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि इनमें वेव नेचर जो है वो नगण्य नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा समझा सकते हैं। अब हम बात करें कि सूक्ष्म पार्टिकल की, स्मॉल पार्टिकल की, जिनमें दोनों नेचर होते हैं। कौन कौन से? जिनमें वेव नेचर भी होता है और जिनमें पार्टिकल नेचर भी होता है। इट मीन्स ये ड्यूअल नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वो नाभिक के चारों ओर अप्रगामी स्टेशनरी तरंगों के रूप में विद्यमान रहता है। इस बात को क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। अभी जो दोनों पॉइंट थे, एक तो ड्यूअल नेचर वाला और एक इलेक्ट्रॉन का कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है, यानी कि उनका स्थान अनिश्चित होता है। तो इन दोनों ने जो पॉइंट्स है वो किसने दिए थे, या दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिए थे? ड्यूअल नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था डी ब्रॉगली ने, जो कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका ड्यूअल नेचर होता है। ये वेव और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर को शो करते हैं। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किसी एक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, जबकि किसी एक स्थान पर उनके पाए जाने की प्रायिकता जरूर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। अब हमारे पास में यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को, कौन से दोनों कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन की एक तो ड्यूअल नेचर और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इनके आधार पर एक समीकरण दिया गया, या हम यूं कहें कि जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को तरंग समीकरण द्वारा समझाया गया। और ये किसने समझाया? ये 1926 में ई श्रोडिंगर ने समझाया था। इसीलिए इस तरंग समीकरण, इस वेव इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को, यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, यानी कि इसकी ड्यूअल नेचर भी और इसके पाए जाने की अनिश्चितता भी, इन दोनों व्यवहार को। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होती है। इट मीन्स E = KE + PE। KE यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और PE पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों का एडिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम ½ mv² से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं -kZe²/r। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी। यहां तक बात आपको क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। E = ½ mv² -kZe²/r², ये था। तो हम जो गतिज ऊर्जा है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ½ mv² = ½ m.mv²/m = ½ mv²/m, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो mv है इसकी वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से? डी ब्रॉगली इक्वेशन से।
तो देखिए क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी, डी ब्रॉगली इक्वेशन थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, इसलिए हमने यहाँ पर एच अपॉन लैम्डा रख दी एम वी की वैल्यू। अब देखिए अब क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो आ जाएगा E इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, या हम यूं लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर का मान तरंग गति के निम्न दिए समीकरण में रखेंगे। कौन सा समीकरण, ये वाला। तो यहाँ पर है डेल स्क्वायर अपॉन साई, सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक समीकरण है, इसमें हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई, अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2m अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 0। या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ वहां पर देखिए 4 पाई स्क्वायर और 2m था, तो हमने 4 इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर हो गया m अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई है, ये एक विमीय तंत्र यानी कि 1 डायमेंशनल सिस्टम के लिए है, जहां पर इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में यानी कि x दिशा में गति कर रहा है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन है वो तीनों दिशा में गति करता है, ये हमें पता है। x, y, z तीनों अक्षों में गति करता है। तो इन x, y, z एक्सिस में गति करने पर हम जो वेव इक्वेशन है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए x था, ये केवल x के लिए ही थी। अब यहाँ पर हमारे पास y और z भी है, तो हम इसको यहाँ पर y और z भी लिखेंगे। तो ये पूरी इक्वेशन इस तरह से होगी, साई स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ओके, फिर है ब्रैकेट ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये भी हमने एज इट इज लिख दिया है। देखिए साई इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर केवल हमने ये तीनों डायमेंशनल के लिए ये चीज लिखी है। अब डेल्टा स्क्वायर साई हम इन तीनों डायमेंशन के लिए, तीनों एक्सिस के लिए लिख सकते हैं। तो तीनों एक्सिस के लिए लिख दिया हमने डेल्टा स्क्वायर। ओके, डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा अब हम जो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है उसको हम v से डिनोट करते हैं। ओके, v इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट ई माइनस हम के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह v लिख देंगे, v ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल स्क्वायर जो है वो एक गणितीय संकारक यानी कि मैथमेटिकल फैक्टर है, और डेल स्क्वायर हमने यूज किया था 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू हमने बताई थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई
अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यानी एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सिस के लिए हमने जो यूज किया था वो था डेल स्क्वायर। तो ये जो डेल स्क्वायर है इसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो हम जो है इक्वेशन नंबर 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस बी ब्रैकेट क्लोज साई। ओके, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन में हम ये जो एच स्क्वायर है इसको इधर ले जाएंगे और 8 पाई स्क्वायर एम को इधर इसके नीचे ले आएंगे। तो ये जो इक्वेशन आएगी हमारी नई वो ये हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और ये जो v है वो माइनस में था तो हम इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस v लिखा है। ब्रैकेट के बाहर हमने साई लिखा है क्योंकि जो दोनों पद हैं उसमें साई कॉमन है। यहाँ पर देखिए e को हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो e साई बनेगा और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v साई बनेगा। अब इस v साई को हम यहाँ पर माइनस में है ये v साई, अब v साई को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये साई प्लस v के साथ में भी है और ये साई जो है वो यहाँ डेल्टा के साथ में भी है, तो साई कॉमन हो गया इसलिए हमने इस साई को बाहर निकाल लिया, इक्वल टू e साई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बायां पद है कौन सा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस v और साई का गुणनफल। तो ये एक्चुअल में बायां पद इन दोनों का गुणनफल नहीं है, अपितु ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है जिसे हम h से डिनोट करते हैं और इसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसे h से डिनोट करेंगे, इसको इस पूरे पद को, ओके। तो इस पूरे पद को h से डिनोट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे h साई इक्वल टू e साई। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तरंग फलन साई पर इस प्रकार संकारित होता है कि प्राप्त परिणाम को उस तरंग फलन एवं एक संख्यात्मक मान e के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यानी कि h को हम कैसे लिखते हैं, h साई को हम लिखते हैं h साई इक्वल टू e साई, ओके। तो यहाँ पे साई क्या है, एक वेव फलन है और इस वेव फलन को कहते हैं आइगेन फंक्शन, ओके। और इससे संबंधित जो संख्यात्मक मान है e उसको कहते हैं आइगेन वैल्यू। तो यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम एक इलेक्ट्रॉन तंत्र जैसे हाइड्रोजन जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता हो इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सॉल्व करने पर हमें कई तरह के सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। प्रत्येक अनुमत हल यानी कि प्रत्येक सॉल्यूशन या वेव फंक्शन जो होता है एक निश्चित ऊर्जा अवस्था से संबंधित होता है जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल में 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनका समुच्चय इन ऑर्बिटल्स में होता है। तो प्रत्येक n, l और m सेट के लिए प्राप्त हल को आइगेन फलन कहते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षक को दर्शाता है। अब किसी भी वेव फलन को पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें x, y, z जो कि कार्टियस कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको हटाना होगा और इनकी जगह हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे r, थीटा और फाई। तो x, y, z को जो है हमें r, थीटा, फाई यानी कि कार्टियस कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा, क्योंकि जो कार्टियस कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक गोलाकार सममिति तंत्र स्फेरिकली सिमेट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। कौन, इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। r, थीटा तथा फाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति बतलाने वाले चर हैं।
यानी कि ये जो आर है और ये थीटा है और ये फाई है, ये इस चीज को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। अब इस डायग्राम में हम समझते हैं। देखिए डायग्राम में एक जो मूल बिंदु है वो है O, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इस बिंदु से किसी बिंदु P पर, ठीक है, P की जो दूरी है वो होगी OP, जिसे रेडियस डिस्टेंस R द्वारा डिनोट करते हैं या रेडियस डिस्टेंस R कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु O से किसी बिंदु P की दूरी OP, जिसे रेडियस डिस्टेंस कहते हैं, को R OP द्वारा Z अक्ष के साथ बनाए गए कोण को थीटा तथा OP के XY तल से प्रोजेक्शन PQ का X अक्ष के साथ बने कोण को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है और इससे जो दूरी है P बिंदु पर, ये दूरी जो है उसको रेडियल डिस्टेंस कहते हैं और OP द्वारा Z अक्ष के साथ बनाए गए कोण को थीटा। अब ये देखिए O और P, इसके साथ जो Z एक्सिस है, इसके साथ में जो कोण बन रहा है उसे थीटा कहते हैं, और OP के XY तल में प्रोजेक्शन PQ को, ठीक है। और ये OP, इसका X और Y तल, यानी कि इन दोनों के बीच में जो प्रोजेक्शन होगा PQ को X अक्ष के साथ में बने हुए कोण फाई से डिनोट करते हैं। इस डायग्राम से x, y और z की वैल्यू क्लियर हो जाती है। तो डायग्राम से हमें जो x, y, z की वैल्यू मिलती है वो इस प्रकार है। x इक्वल टू r साइन थीटा कोस फाई, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू r कोस थीटा। अब x, y और z इन तीनों की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 में रखते हैं, तो हमें ये पूरी समीकरण प्राप्त होती है। और इस समीकरण को श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसके हल साई को, यानी कि इन समीकरण का जब हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो उस सॉल्यूशन साई को वेव फंक्शन कहते हैं, जो कि ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। और हर वेव फंक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू निश्चित होती है और एनर्जी की इन वैल्यू को आइगन वैल्यू कहते हैं, और इनसे संबंधित जो वेव फंक्शन के वैल्यू होती है उन्हें आइगन फंक्शन कहते हैं। और इनके जो निम्नतम ऊर्जा मान E1 के लिए वेव फंक्शन साई1 को हाइड्रोजन की सबसे स्थायी अवस्था, यानी कि सबसे स्टेबल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और तरंग समीकरण के अन्य हल जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट की तुलना में अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और इन्हें हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा देने पर क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेक्ट्रम देता है, तो जिससे कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के माध्यम से पूरे प्रोसेस को देखा जा सकता है।